अध्याय 496 काली औषधियां और संशोधन ब्लूप्रिंट। आने वाले तूफान का सामना करते हुए चेन रुई दिन भर तरह तरह के कामों में व्यस्त रहा। उसके पास सोने का भी समय नहीं था। वह टेटेनिस से कीमिया सीखने के लिए एल्दास के साथ क्लोप गैंग जाना बिल्कुल भूल गया। नतीजा ये हुआ कि बूढ़ा आदमी नाराज हो गया। उसने एल्दास को अगुइले को बुलाने के लिए जोर जोर से कहा। एल्दास के पास चेन रुई को ढूंढकर अपने गुरु का अनुरोध बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद चेन रुई ने अगुइले की पोशाक पहन ली और क्लोप गैंग की ओर चल पड़ा। चेन रुई दक्षिण पूर्वी ब्लॉक की चौथी गली में जा रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात एलियन और दूसरी लड़कियों से हो गई। छोटी लोली एलिस उनमें से एक थी। ईव की आंखें तेज थीं। उसने एक नज़र में नेता अगुइल को पहचान लिया। वह शर्मा गई और नमस्ते कहने ही वाली थी कि एलियन पहले ही चिल्ला उठा, सर अगुइल। एलियन, क्या तुम फिर से मौज मस्ती करने शहर से बाहर जा रही हो? नहीं, मैंने सुना है कि शहर के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम राजकुमारी एलिस के साथ कुछ खरीदने के लिए बाजार चलेंगे। सर अगुइले, आप शादी कर रहे हैं? ईव ने हिम्मत करके पूछा। हाँ। चेन रुई ने डार्क एल्फ लड़की की आंखों में धुंधली नजर देखी और उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन शादी कम से कम डार्क मून के इस मुश्किल दौर से गुजरने के बाद तो होगी ही। इस बार स्थिति वाकई तनावपूर्ण है। क्या तुम डार्क मून को छोड़ दोगी? नहीं, एलियन ने मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया, हम यहीं रहेंगे और सर अगुइले से लड़ेंगे। चेन रुई ने डार्क एल्फ लड़की के सिर को थपथपाया और उस तरफ से तीव्र शत्रुता को महसूस किया जो वास्तव में एलिस की ओर से आई थी। मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करेगी, छोटी लोली बोली। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी जो आमतौर पर अपने इंसान भाई के साथ होती थी। छोटी राजकुमारी महारानी, आपकी बहन मुझसे शादी नहीं करने वाली, बल्कि मुझे अपने साथ ले जाया जा रहा है। इसका मतलब है कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। चेन रुई ने बेबसी से सिर हिलाया। यह असल में एक लिव इन दामाद है। मुझे परवाह नहीं कि यह क्या है। वैसे भी तुम्हें उससे शादी करने की इजाज़त नहीं है। छोटी लोली ने चेन रुई के मुखौटे को घूरते हुए कहा, अगर राजधानी का प्रस्ताव न होता तो मेरी बहन ऐसा फैसला जरूर नहीं लेती। वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। चूंकि यह एक राजनीतिक शादी है, ये व्यक्तिगत भावनाओं का मामला नहीं है, इसलिए कुछ त्याग तो करने ही होंगे। अभी चेन रुई सिर्फ अगाइल की पहचान में था, इसलिए वह इतने लोगों के सामने अपनी बात नहीं समझा पा रहा था। उसने बस आह भरी, राजकुमारी एलिस, आप बाद में समझ जाएंगी। मैं अपनी बहन को ये त्याग नहीं करने दूंगी। छोटी लोली की आंखें अचानक लाल हो गईं जब उसने बलिदान शब्द कहा। उसके चेहरे पर एक जानलेवा भाव भी उभर आया। बेहतर होगा कि तुम ये अवास्तविक भ्रम दूर कर दो, वरना मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। चेन रुई ने पहली बार छोटी लोली के चेहरे पर ऐसा भाव देखा था। बगल में खड़ी एलियन बोली, एलिस, माफ करना, अचानक मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। एलिस ने अपना सिर घुमाया और चली गई। वह तेजी से आगे की ओर भागी मानो अपना गुस्सा निकाल रही हो। एक ब्लॉक मुड़ने के बाद वह सबकी नज़रों से ओझल हो गई। चेन रुई की आंखें नम हो गईं। एलिस की अपनी बहन के लिए भावनाएं बहुत सच्ची हैं। शिया को यह दृश्य देखकर राहत मिलेगी। क्यों नहीं, मैं उसे किसी और दिन सच्चाई बताऊंगी, लेकिन अगर छोटी लोली को पता चल गया कि उसकी बहन वास्तव में किसी और से शादी कर रही है, तो मुझे डर है कि वह भी बहुत गुस्सा करेगी। चेन रुई ने अलियान और अन्य लोगों को सांत्वना दी जो थोड़े अवाक थे, फिर वह प्राचीन घर की ओर चल पड़ा। जब वह पिछवाड़े की ओर गया तो उसने अपने शिक्षक टेटेनिस को देखा। बूढ़ा आदमी कुर्सी पर आलस से लेटा हुआ था। जब उसने चेन रुई को आते देखा तो वह उछल पड़ा और चेन रुई को उसके मुंह पर ही डांट दिया, बच्चे, तुम्हें अब भी आना याद है? मैं तुम्हें तैयारी के लिए एक दिन देता हूँ। एल्दास को बुलाओ और मेरे साथ डार्क मून से निकल आओ। चेन रुई चौंका, छोड़ो, तुम नहीं जाओगे? क्या यही मौत का इंतजार करोगे? बूढ़ा आदमी उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण उससे नाराज लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि यह संपत्ति सचमुच फॉलन एंजल कैपिटल का मुकाबला कर सकती है? ये पक्का नहीं है। चेन रुई ने निराशा से कंधे उचकाए, दुनिया अप्रत्याशित है। जब लाल आत्मा संपदा और नीले लावा संपदा ने पहले डार्क मून के खिलाफ युद्ध छेड़ा था तो किसी ने नहीं सोचा था कि डार्क मून जीत जाएगा। लाल आत्मा संपदा बुरी तरह हार गई और नीले लावा संपदा का सफाया हो गया। मुझे लगता है कि हालांकि दुश्मन शक्तिशाली है, फिर भी चमत्कार करना असंभव नहीं है। बूढ़ा इतना चिंतित था कि उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई। लगता है तुम्हारा दिमाग उस राजकुमारी के नशे में चूर हो गया है। पता नहीं लोग तुम्हें क्यों अपनाते हैं। बस कीमत है। लगता है उस औरत को राजधानी के इरादे का अंदाज़ा बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए उसने तुम बेवकूफ़ को ढाल बनाने के लिए शादी का ऐलान पहले ही कर दिया। उसने सचमुच सही अनुमान लगाया। चेन रुई ने बूढ़े व्यक्ति को विशेष सम्मान से देखा। उसे चुप देखकर बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि उसे मना लिया गया है। तुम्हारी प्रतिभा काफ़ी अच्छी है, एल्दास से कहीं बेहतर।
अगर तुम कुछ समय तक पढ़ाई करो तो तुम अकेले ही औषध विज्ञान में मास्टर स्तर तक पहुंच सकते हो, यांत्रिकी में अर्धमहागुरु के करीब तो बिल्कुल नहीं। अपनी प्रतिभा को बर्बाद मत करो। सुंदरियां हर जगह हैं, यहाँ रहने से सिर्फ तुम्हारी जान जाएगी। मुझे समन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम्हें विरासत स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों को बस मेरे साथ इस खतरनाक जगह से चले जाना है। अगर तुम मना कर दोगे तो उस बूढ़े व्यक्ति पर ज़बरदस्ती करने का आरोप मत लगाना। चेन रुई जानता था कि बूढ़ा आदमी सचमुच उसकी देखभाल कर रहा था। उसने कुछ नहीं बताया बल्कि सिर हिलाया। गुरुजी, अगर आप जाना चाहते हैं तो एल्डास को अपने साथ ले जा सकते हैं। आप चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, मैं डार्क मून नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा, वह भी तुम्हारी तरह ही मूर्ख है। उसने कहा था कि उसे राजकुमारी से बहुत बड़ी कृपा मिली है, इसलिए वह कभी नहीं जाएगा। मैं अब राजकुमारी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। चूंकि तुम दोनों इतने दृढ़ निश्चयी हो, इसलिए मैं यहीं रुकना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि तुम दोनों कितने मूर्ख हो। चेन रुई जानता था कि बूढ़ा आदमी उसकी और एल्डास की रक्षा के लिए यहाँ रहना चाहता था। वह मन ही मन भावुक हो गया और बोला, गुरुजी, निश्चिंत रहिए, हम सब ठीक रहेंगे। मैं आज आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि गुरुजी इस उपहार को लेकर डार्क मून को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर इसका अध्ययन करेंगे। शायद यह 1 साल बाद होने वाली प्रतियोगिता में काम आएगा। मुझे कोई घटिया उपहार नहीं चाहिए। बोलना समाप्त करने से पहले ही बूढ़े व्यक्ति की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उसने चेन रुई के हाथ में काले औषधि की एक बोतल देखी। ये है। बूढ़े आदमी की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। यह उन उपहारों में से एक है जो मैं शिक्षक को दे रहा हूँ। चेन रुई ने एक अंतरिक्ष वलय निकाला, उसमें काली औषधियाँ रखीं और उसे बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। इसमें काली औषधियों का एक पूरा सेट है जिसमें ट्रू सीरीज़ की औषधियाँ, इटर्नल सीरीज़ की औषधियाँ, पुनरुत्थान औषधि और दीर्घायु औषधियाँ शामिल हैं। बूढ़ा आदमी फिर चौंक गया। पुनरुत्थान औषधि, दीर्घायु औषधि, ये औषधि महागुरु की सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक है। यहाँ तक कि दुष्ट प्रतिभावान समन भी केवल शाश्वत औषधियाँ ही बना सकता है। बूढ़े ने उसे दी गई अंगूठी को देखा और कुछ सांसें लीं। उसने अपनी पहुँच में रखी काली औषधियाँ भी नहीं लीं। ये कहाँ से आए? जल्दी बताओ। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत कुछ छिपा रहे हो, लेकिन तुम्हें सच बताना ही होगा। ये कहानी महागुरु की विरासत के बारे में है। कृपया मुझे माफ़ करें कि मैंने इसे अब तक सिर्फ गुरु को ही बताया था। ठीक है, यह अभी भी झूठ है, लेकिन यह अत्यंत रहस्यमय सुपर सिस्टम से ज़्यादा सच जैसा है। महागुरु की चेतना ने तुम्हें इस प्रकार की औषधि बनाने का आदेश दिया है। बूढ़ा आदमी अविश्वास में लग रहा था। अब तुम इसे मेरे लिए बनाओ। चेन रुई जानता था कि वह बूढ़ा आदमी एक अर्ध महागुरु था और कुछ झूठ उजागर हो सकते थे। उसने सिर हिलाया। मैं अभी भी इस तरह की चेतना को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये तब उत्पन्न होती है जब मैं अचेतन होता हूँ। मुझे सूत्र और चरण याद नहीं हैं। मैं केवल जागृत होने पर ही तैयार उत्पाद देख सकता हूँ। अगर गुरु को विश्वास नहीं है तो आप इसे देख सकते हैं। उन्होंने एक्सचेंज सेंटर से कुछ सामान्य दवाइयाँ निकालीं। जब चेतना प्रभावित होने लगती है तो आमतौर पर कई दवाइयाँ बनती हैं। कुछ सफ़ेद दवाइयाँ होती हैं और कुछ सामान्य दवाइयाँ। काली दवाइयाँ सबसे कम होती हैं। कभी होती हैं, कभी नहीं। टेटेनिस ने उपचार औषधि की एक शीशी उठाई, कॉक खोला और उसे सूंघा। उसने अचानक आश्चर्य से कहा, ऐसी पवित्रता! हे दैत्य देवता, ये वाकई 100% शुद्ध औषधियाँ हैं। समन भी इन्हें नहीं बना सकता। इसमें कोई शक नहीं, ये किसी महागुरु की अद्भुत कृति होगी। चेन रुई के कारण चाहे कितने भी हास्यास्पद क्यों न हो, तथ्य उनके सामने थे। टेटेनिस भावुक, चकित और उत्साहित था। वह कुछ देर तक काम में व्यस्त रहा। आखिरकार उसकी नज़र चेन रुई पर पड़ी। तुम्हारे पास असल में कितने राज हैं? सच सच बताओ, अगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती दानव सम्राट की शक्ति के चरम स्तर पर ले आऊं, तो क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं? चेन रुई ने मुखौटे के पीछे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दानव सम्राट के चरम चरण पर नहीं, बल्कि दानव अधिपति के चरम चरण पर। बूढ़े ने उसे गौर से देखा। चूंकि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। मुझे सारी औषधियाँ दे दो। ये रही जादुई क्रिस्टल तोप के 2 बदलाव के ब्लूप्रिंट। इसे एक एक्सचेंज समझ लो। संशोधित जादुई क्रिस्टल तोप। चेन रुई को इस तरह के अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह यांत्रिकी का विशेषज्ञ था। हालांकि उसने जादुई क्रिस्टल तोप जैसे भारी जादुई हथियार नहीं बनाए थे, फिर भी वह एक नज़र में देख सकता था कि टेटेनिस द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट सरल नहीं थे। संशोधित जादुई क्रिस्टल तोप की मारक क्षमता और शक्ति कहीं अधिक भयानक थी। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय महाशक्ति भी थोड़ा भयभीत हो जाती। इस तरह का हथियार निषिद्ध स्तर का होना चाहिए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने बिना बताए उसे फेंक दिया। उसने चेन रुई को जाने का संकेत देने के लिए हाथ हिलाया और जल्दी से घर लौटकर काली औषधियों से अध्ययन करने लगा। अगर वह एक नई जादुई क्रिस्टल तोप बनाना चाहता तो निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी होती।
हालांकि ये संशोधित जादुई क्रिस्टल तोप मूल संस्करण के आधार पर संशोधित की गई थी। हालांकि यह अभी भी कोई साधारण काम नहीं था, लेकिन कुलीन भूत योद्धाओं की एक टीम थी जो इसमें माहिर थी। इस संशोधन और परीक्षण को कम से कम समय में पूरा करना संभव होना चाहिए था। दिन ब दिन समय बीतता गया। आखिरकार राजधानी से खबर आई। ऑब्सीडियन ने 2 प्रमुख सेनाओं, रेड डेमन और मिस्टिक फेदर, को 8 लाख सैनिकों के साथ इकट्ठा किया। विभिन्न संपदाओं से बनी गठबंधन सेना में 4 लाख सैनिक थे, कुल मिलाकर 12 लाख से ज्यादा। उसने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित टेकुला किले से तीसरे सेनापति गैरेंट ब्रान को गठबंधन सेना का उपसेनापति नियुक्त किया। सेना के आगे बढ़ने से पहले ही उसने गति के मामले में डार्क मून को परास्त कर दिया था। डार्क मून एस्टेट की ताकत पहले हुए लॉर्ड्स युद्ध की तुलना में काफ़ी बढ़ गई थी। इसकी कुल संख्या 2 लाख से ज़्यादा थी। ब्लू लावा एस्टेट के अतिरिक्त सैनिकों के अलावा ये संख्या 3 लाख से भी कम थी, जो गठबंधन सेना का लगभग 1/3 था। ऊपरी तौर पर दोनों पक्षों की ताकत ज़मीन आसमान का अंतर थी। ये लगभग बिना किसी रहस्य के युद्ध था। लाखों की सेना का आगे बढ़ना आसान काम नहीं था। रेड स्पिरिट एस्टेट शहर तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा। हालांकि ऑब्सीडियन डार्क मून को और तैयारी का समय नहीं देना चाहता था। रेड स्पिरिट एस्टेट पहुंचने से पहले ऑब्सीडियन ने रेड स्पिरिट एस्टेट में तैनात 20,000 कुलीन घुड़सवारों पर घात लगाने का आदेश जारी कर दिया। 20,000 घुड़सवार सेना ऑब्सीडियन के तुरुप के पत्तों में से एक थी, जो राजधानी के प्रस्ताव दूत को एस्कॉर्ट करने के नाम पर रेड स्पिरिट एस्टेट में आई थी। वे मौके की तलाश में थे। फिलहाल राजधानी की सेना को रेड स्पिरिट एस्टेट तक पहुंचने में अभी भी काफ़ी समय लगेगा। डार्क मून को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रेड स्पिरिट एस्टेट इस समय एक अलग घात लगाएगा। इससे न केवल डार्क मून की रक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, बल्कि एक बार जब वे डार्क मून के दक्षिणी भाग में स्थित टाउन डिको पर कब्जा कर लेंगे, तो इसका इस्तेमाल पूरे डार्क मून को खतरे में डालने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में किया जा सकता है। भले ही वह टाउन डिको को न हरा पाए, घुड़सवार सेना की बेहतरीन गतिशीलता के साथ उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कम से कम वह मुख्य सेना के आने से पहले दुश्मन का मनोबल तोड़ सकता था। ऑब्सीडियन का आदेश पाकर मैजिक शैडो घुड़सवार सेना के कमांडर नेस्टा ने तुरंत रेड स्पिरिट एस्टेट सिटी से सेना का नेतृत्व किया और वे बिना रुके सीधे डार्क मून की ओर बढ़ गए। क्या घात सफल होगा? रेड स्पिरिट एस्टेट और ब्लू लावा एस्टेट के साथ युद्ध के बाद डार्क मून एस्टेट ने रेड स्पिरिट एस्टेट के एकमात्र रास्ते पर एक किले का पुनर्निर्माण किया। ये किला 400 साल पहले बेल्जेबूब शाही परिवार के विद्रोह के दौरान बनाया गया था। बाद में इसे मिडनाइट सन के भगवान ने नष्ट कर दिया और इसे छोड़ दिया गया। बाद में मानव जगत के युद्ध में मिडनाइट सन की मृत्यु हो गई और ऑब्सीडियन ने फॉलन एंजल साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया और क्राउन प्रिंस ग्रिम को डार्क मून को आवंटित कर दिया। ऑब्सीडियन ने रेड स्पिरिट लॉर्ड जोश के माध्यम से डार्क मून की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया। वह चाहता था कि डार्क मून इतना कमजोर हो जाए कि वे इस किले की मरम्मत न कर सकें। टाउन लीथ की लड़ाई में जोश की हार के बाद पूरी रेड स्पिरिट एस्टेट का नियंत्रण किसी गुप्त तरीके से डार्क मून के नियंत्रण में आ गया था, लेकिन शिया ने फिर भी चेन रुई की बात मानी और 2 किलों का पुनर्निर्माण किया। एक किला पश्चिम में ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला में स्थित ब्लू लेक किला था। इसकी रक्षा मून शैडो लीजन के कमांडर टिम द्वारा की जाती थी। दूसरा किला मूनलाइट नाम का एक परित्यक्त किला था। चांदनी किले का आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक किला ही नहीं था, बल्कि पर्वत श्रृंखला की घुमावदार दीवार पर टिका एक दर्रे के बराबर भी था। चांदनी किले के पीछे डिको शहर था। डिको शहर के आसपास का इलाका ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था। इसकी रक्षा करना आसान था और इस पर हमला करना मुश्किल। प्राचीन काल से ही ये सेना के लिए एक बेहद ज़रूरी इलाका रहा था। दक्षिण में लीथ शहर एक ऐसा निर्जन इलाका था जहाँ कोई खतरा नहीं था। इसे सेना के लिए एक सुगम रास्ता माना जा सकता था। लीथ शहर के दक्षिण में डार्क मून का आखिरी अवरोधक जुमो शहर था। डिको शहर का महत्व स्पष्ट था। इस बार मैजिक शैडो लीजन का मिशन मूनलाइट किले को तोड़ना और पहले महत्वपूर्ण बेस डार्क मून एस्टेट के टाउन डिको पर कब्जा करना था। बैंगनी चांदनी के नीचे नेस्टा ने घुड़सवार सेना को डार्क मून के क्षेत्र में ले जाया और मूनलाइट किले के आसपास के क्षेत्र तक सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा। पहाड़ी के नीचे चमकते हुए चांदनी किले को देखते हुए लेफ्टिनेंट ट्रॉय ने फुसफुसाते हुए कहा, जनरल, पूरी सेना तैयार है, क्या हमें तुरंत हमला शुरू करना चाहिए? थोड़ी देर और रुको। सैनिकों को लाइन में रहने का आदेश दो। उचित दूरी बनाए रखो। हमारे ठिकाने का खुलासा मत करो। नेस्टा जासूस के इशारे का इंतजार कर रहा था। केवल 20,000 घुड़सवारों वाले एक मजबूत किले पर हमला करना घुड़सवारों के लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन नेस्टा को इस काम को पूरा करने का पूरा भरोसा था क्योंकि लाल आत्मा के स्वामी जोश ने पहले ही मूनलाइट किले में एक जासूस तैनात कर दिया था। इतना ही नहीं, किले में राजधानी के अंदरूनी लोग भी मौजूद थे। डार्क मून की साजिश के लिए ऑब्सीडियन ने काफ़ी समय से योजना बनाई थी।
हालांकि अतीत में तैनात कई जासूसों को डार्क डेमन ने मार गिराया था, फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अंततः नज़रअंदाज कर दिया गया। इन 2 सावधानियों के साथ उसे आंतरिक बलों की मदद से मूनलाइट किले में घुसने में सक्षम होना चाहिए। फिलहाल राजधानी की गठबंधन सेना अभी भी रास्ते में थी। हालांकि डार्क मून की सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन मुख्य सेना को इतनी जल्दी जुटाना निश्चित रूप से संभव नहीं था, इसलिए टाउन डिको को एक ही बार में जीतना मुश्किल नहीं था। 20,000 विशिष्ट घुड़सवारों की गतिशीलता और आक्रमण शक्ति के साथ जब तक वे टाउन डिको के रणनीतिक स्थान पर कब्जा जमाए रखेंगे, उन्हें लाल रक्त्या ज्वाला सेना के आक्रमण से भी डर नहीं लगेगा। अगर वे उस स्थान की रक्षा नहीं कर पाते तो नेस्टा को पीछे हटने का पूरा भरोसा था। बेशक पीछे हटने से पहले वह टाउन डिको को जलाकर लूट लेगा ताकि डार्क मून जैसे विद्रोहियों को पता चल सके कि रॉयल हाइनेस रीजेंट के खिलाफ जाने का क्या हश्र होगा। डार्क मून के गले में कटने वाली पहली तलवार रीजेंट के अधीन सबसे मजबूत घुड़सवार सेना नेस्टा के नेतृत्व वाली मैजिक शैडो द्वारा जारी की गई थी। लूसीफर जासूस की खुफिया जानकारी बहुत सटीक थी। मैजिक शैडो के घुड़सवारों ने रास्ते में पड़ने वाले कुछ टोही बिंदुओं को हटा दिया, उन जादुई जालों को दरकिनार कर दिया जिनसे अलर्ट ट्रिगर हो सकता था, और बिना किसी को पता लगे मूनलाइट किले तक पहुंच गए। इस समय किले की अधिकांश बत्तियां एक साथ अचानक बुझ गईं, फिर घना धुआं और आग का हल्का हल्का दृश्य दिखाई देने लगा। एक अफरा तफरी वाली आवाज़ हुई। जब नेस्टा को होश आया तो उसने आसमान में एक संकेत उठता देखा। उसने तुरंत पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। तुरही की आवाज़ के साथ घुड़सवारों की कतारें मूनलाइट किले की ओर तेजी से दौड़ पड़ीं। वे जल्द ही किले के सामने बने जादुई घेरे को तोड़कर सामने के दरवाजे पर टूट पड़े। किले से दुश्मन के हमले की चेतावनी की आवाज़ आई। कुछ सैनिक तीरों से लैस होकर घुड़सवार सेना पर हमला करने के लिए दीवार पर दिखाई दिए। चूंकि बहुत अंधेरा था और जादुई छाया सेना अच्छी तरह से सुसज्जित थी, इसलिए प्रभावी क्षति पहुंचाना मुश्किल था। जल्द ही शहर की दीवार में लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि यह जासूस का हमला था। तीर चलाने वाले सैनिकों की संख्या कम होती जा रही थी। द्वार टूटने के बाद भी रक्षकों ने पहले तो जादुई घेरे की मजबूत सुरक्षा के साथ प्रतिरोध किया। बाद में जब गति कम हो गई तो वे सब वहां से निकल गए। चांदनी किले पर जादुई छाया सेना ने कम से कम हताहतों के साथ आसानी से कब्जा कर लिया। एक विशाल राक्षस दर्जनों लोगों के साथ आया। सैनिकों ने उन्हें तुरंत घेर लिया। विशाल राक्षस जल्दी से चिल्लाया, मैं तुम्हारा ही हूँ। मैं जनरल नेस्टा से मिलना चाहता हूँ। नेस्टा ने पहले ही देख लिया था कि यह महादैत्य लोगों को किले के रक्षकों को मारने के लिए प्रेरित कर रहा है। किले में ज़्यादातर लाशें इसी जासूस की हरकतों की वजह से पड़ी थीं। इसलिए उसने सैनिकों को इशारा किया कि वे महादैत्य को आने दें। महादानव ने सैन्य सलामी दी, जनरल, मैं हार्डी हूँ, सर जोश का अधीनस्थ। अभी अभी हमने किले की रसद में आग लगा दी थी जिससे अफरा तफरी मच गई और किले की जादुई क्रिस्टल तोप नष्ट हो गई। हमने सर लॉर्ड का आदेश सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हार्डी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नेस्टा ने शालीनता से प्रशंसा की। अगर जासूस इस बार समय पर हमला नहीं करता तो किला जीतने के बावजूद उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि किले की रसद जल गई, लेकिन उसने मूनलाइट किले पर कब्जा कर लिया था। रेड स्पिरिट एस्टेट से रसद आपूर्ति निर्बाध रहेगी। जनरल, एक बात है जिसकी मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। सोलो और राजधानी से भेजे गए अन्य लोगों की पहचान उजागर हो गई है। गैरिसन गार्ड का विश्वास जीतने के लिए मुझे स्वयं उनका सिर काटना होगा। कृपया मुझे क्षमा करें, महोदय। नेस्टा ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। किले को सफलतापूर्वक ध्वस्त करने की तुलना में ये लागत लगभग नगण्य थी। तुमने सही काम किया है। चिंता मत करो, तुम दोषी नहीं हो, बल्कि तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब मैं सेना का नेतृत्व करके पराजित सेना का पीछा करूंगा और टाउन डिको पर घात लगाऊंगा। क्या तुम्हें टाउन डिको की वर्तमान स्थिति पता है? वहां 3 मजबूत रक्षा दल हैं, लेकिन सेना की मुख्य शक्ति के बिना वे निश्चित रूप से जनरल को नहीं रोक सकते। डार्क मून को उम्मीद नहीं थी कि रॉयल हाइनेस रीजेंट के आने से पहले उन पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। फिलहाल मून शैडो लीजन अभी भी जिलान पर्वत पर है। रेड ब्लड लीजन डार्क मून सिटी में है और फ्लेम लीजन की मुख्य सेना टाउन जुमो में है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, टाउन डिको पर कब्जा करने के बाद डार्क मून की मुख्य सेना शायद कुछ कदम उठाएगी, लेकिन वह निश्चित रूप से समय पर टाउन डिको तक नहीं पहुंच पाएगी। नेस्टा ने हल्के से सिर हिलाया और अपने दिल का आखिरी शक दूर कर दिया। ये जानकारी उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुरूप ही थी। इस समय पूरी सेना का मनोबल ऊंचा था, इसलिए टाउन डिको की ओर दौड़ना ही उचित होगा। जहां तक डार्क मून की ज्वाला सेना का सवाल है, अगर उन्हें इस तरफ से खबर मिल भी जाती तो दूरी के कारण बहुत देर हो चुकी होती। मैं यहाँ मूनलाइट किले की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ लोगों की एक टीम छोड़ जाऊंगा। सर जोश का बेटा कनिता इस समय ब्लडमिस्ट घाटी में है। मैंने पहले ही एक जादुई संकेत भेज दिया है। वह सेना का नेतृत्व करते हुए जल्द से जल्द यहाँ पहुँचेगा।
नेस्टा कई सालों से सेना की कमान संभाल रहा था। वह कोई साधारण प्रतिभा का धनी नहीं था। ये हार्डी लाल आत्मा के स्वामी का एक जासूस था जिसका प्रदर्शन उत्कृष्ट था, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसे अजनबियों के लिए पीठ छोड़ने की आदत नहीं थी। इसके अलावा मूनलाइट किले पर विजय प्राप्त करने की पूरी युद्ध प्रक्रिया बहुत आसान लग रही थी। किसी भी स्थिति में उसने यहाँ लोगों की एक टीम छोड़ दी थी। अगर हार्डी कुछ भी करता तो उसे आसानी से दबाया जा सकता था। इसके अलावा जोश का बेटा कनिता पहले ही तैनात ब्लडमिस्ट घाटी से निकल चुका था। मूनलाइट किले तक पहुंचने में बस समय की ही बात थी। हार्डी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सलामी दी। हाँ जनरल। नेस्टा ने संतुष्टि में सिर हिलाया और लेफ्टिनेंट ट्रॉय को आदेश दिया, तुरंत टीम को पुनर्गठित करो और पूरी गति से टाउन डिको की ओर कूच करो। दुश्मन के प्रतिक्रिया करने से पहले हमें टाउन डिको को एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए। रात में गायब हो गए घुड़सवारों को देखकर उस महान दानव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी जिसने महान योगदान दिया था। नेस्टा ने कुलीन घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए डिको शहर की ओर प्रस्थान किया। रात काफी हो चुकी थी। ठंडी हवाएं कड़ाके की ठंडक दे रही थीं और चारों ओर एक भयानक धुंध छाई हुई थी। नेस्टा ने गुप्त रूप से गणना की कि यद्यपि यह इलाका घुड़सवार सेना के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन इस गति से भोर से पहले टाउन लिया तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। न जाने क्यों उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी सी थी। क्या मैंने कोई ज़रूरी बात नज़रअंदाज कर दी? ओह, पराजित सेना। चांदनी किले में ज़्यादा लाशें नहीं हैं। दुश्मन के मुख्य रक्षक ज़रूर भाग निकले होंगे। घुड़सवार सेना की गति के हिसाब से अगर हम चांदनी किले में कुछ देर भी रुकें तो हम पराजित सेना के मुख्य बल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। किले से बाहर निकलते समय मुझे छिटपुट भगोड़े सैनिक ही क्यों दिखाई देते हैं, मुख्य बल का एक भी सैनिक क्यों नहीं? नेस्टा जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उसे उतना ही ज्यादा लगता कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत आदेश दिया, सब धीरे चलो, आगे बढ़ना बंद करो। 20,000 घुड़सवार कोई छोटी संख्या नहीं थी, खासकर इस तरह की तेज दौड़ में। अगर वे अपनी गति धीमी करके सीधे नहीं रुकते तो शायद वे सब डोमिनोज की तरह गिर जाते। जैसे ही सेना की गति धीमी हुई, नेस्टा को अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। धनुष की डोरियों की एक श्रृंखला बज उठी। स्विश स्विश स्विश। तीर हवा में चारों दिशाओं में फैल गए। दुश्मन का घात, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुश्मन के तीरंदाजों से सावधान। अरे नहीं, हमारे पीछे और भी हैं। घाटी के दोनों किनारों के ऊपर से तीर बरस रहे थे, जादुई साए की घुड़सवार सेना की ओर उछल रहे थे। रात में दुश्मनों की संख्या अज्ञात थी। नेस्टा को पता चल गया कि वह जाल में फंस गया है। एक भयंकर चीख के साथ उसकी दानव सम्राट स्तरीय क्षेत्रीय शक्ति फैल गई और दो विशाल पंखों में बदल गई, जिन्होंने आसपास के सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। जब पंखों पर तीर लगे तो वे एक एक करके गायब हो गए। कई शक्तिशाली लोगों ने भी प्रभावी रक्षात्मक उपाय अपनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये केवल व्यक्तिगत शक्तियां थीं। नेस्टा के पंख भी आसपास के सैकड़ों शूरवीरों की ही रक्षा कर सकते थे। पास की घाटी का भूभाग ऊबड़-खाबड़ और सनकरा था, जो घुड़सवारों के लिए युद्ध के लिए बहुत प्रतिकूल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा अजगर वहां जीवित लक्ष्य की तरह खड़ा हो। तीरों में कवच भेदने का जादुई गुण था। वे घुड़सवार सेना के चमड़े के कवच को आसानी से भेद देते थे। हल्के घुड़सवारों की छोटी गोल ढाल भी इस बड़े क्षेत्र में अंधाधुंध गोलीबारी से प्रभावी रूप से रक्षा नहीं कर पा रही थी। हर तरफ चीखें और घोड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। पलक झपकते ही कई सैनिक मारे गए थे। अंस्पू। नेस्टा के चिल्लाने पर घाटी की चोटी पर एक लाल बत्ती चमक उठी। उसकी गति इतनी तेज और ध्यान खींचने वाली थी। अंस्पू। ग्रेटा। दानव अधिपति शक्ति का प्रारंभिक चरण ग्रेटा परिवार का सबसे बड़ा था। वह नेस्टा की रक्षा के लिए ओब्सीडियन द्वारा विशेष रूप से नियुक्त सबसे शक्तिशाली रक्षक था। वह केवल नेस्टा के आदेशों का पालन करता था। दानव क्षेत्र में सेना का सर्वोच्च सेनापति सबसे शक्तिशाली शक्ति नहीं था। दानव क्षेत्र के प्रसिद्ध सेनापतियों में बहुत कम शक्तियां थीं जो दानव अधिपति स्तर तक पहुंची थीं, लेकिन वे सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं जो बिना किसी अपवाद के रणनीति और सेना का नेतृत्व करने में कुशल थीं। इस विश्व युद्ध में दानव सम्राट और दानव अधिपति की शक्तियां किसी भारी हथियार के बराबर थीं और सेना किसी पारंपरिक हथियार के बराबर। हालांकि व्यक्तिगत बल महत्वपूर्ण था, लेकिन टीम की ताकत को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, खासकर अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना को। जब तक कि बल में पूर्ण अंतर न हो, कोई भी शेर भेड़ियों के ऐसे समूह का सामना करने को तैयार नहीं था जो मौत से नहीं डरते, खासकर जब विरोधी शेर से लड़ने के बाद शक्ति की खपत बहुत अधिक हो। दानव अधिपति की शक्ति वाकई जबरदस्त थी। पलक झपकते ही एंस्पू घाटी के ऊपर प्रकट हो गया। जब उसने लगातार हाथ हिलाए तो कई लपटें नीचे की ओर उठीं। लपटों के दो बादल चट्टान से टकराए, जिससे वह कठोर चट्टान तुरंत पिघल गई। चट्टान के पीछे खड़े सभी धनुर्धर जलकर कोक में बदल गए।
इस समय आसमान में हल्की बारिश हो रही थी और चट्टान को पिघलाने वाली ज्वाला मानो अपने दुश्मन से टकरा गई। वह बूंदाबांदी में तेजी से सिकुड़ गई और फिर अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गई। अंशपू अचंभित रह गया। एक औरत की चीख सुनाई दी और एक हरी बत्ती पहले से ही इस तरफ दौड़ रही थी। अंशपू ने देखा कि प्रतिद्वंद्वी आक्रामक रूप से हमला कर रही है और उसकी ताकत उससे कम नहीं है, इसलिए उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह लाल बत्ती की ओर मुड़ा और उसकी ओर दौड़ा। एक धीमी सी आवाज़ के बाद टकराती हुई दो प्रकाश किरणें अलग हो गईं। हरी रोशनी ने उसकी आकृति को तुरंत स्थिर कर दिया, जबकि लाल रोशनी ज्यादा अस्त व्यस्त लग रही थी। अंशपू मन ही मन चौंक गई। इस महिला की सांसें तो जाहिर तौर पर मेरे जैसी ही हैं, दानव अधिपति के शुरुआती दौर की, लेकिन उसकी शक्ति असल में मुझसे ज्यादा है। औरत जल्द ही फिर से उड़कर आई। दोनों प्रकाश किरणें आपस में उलझ गईं। अंशपू कुछ देर तक भाग नहीं सका, घात लगाए बैठे तीरंदाजों से निपटना तो दूर की बात थी। वह चिल्लाया, भागो! नेस्टा का दिल बैठ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास भी एक दानव अधिपति शक्ति होगी, और अंशपू जरूरी नहीं कि उसका विरोधी हो। जाहिर है, यह एक जाल है। अगर मैं फिर भी टाउन डिको को पाने की कोशिश करता हूं, तो पूरी सेना के खत्म हो जाने का खतरा जरूर है। इसके अलावा यहां रुकने से अंशपू का ध्यान भटकेगा। उसने तुरंत सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। घोड़ा मोड़ो और पीछे हटो। यद्यपि घुड़सवार सेना के चारों ओर घने बाणों के कारण काफी क्षति हुई तथा घात लगाकर किए गए बाणों की वर्षा से वे अवरुद्ध हो गए, तथापि घुड़सवार सेना के आक्रमणकारी बल के कारण वे भागने में सफल रहे। नेस्टा के नेतृत्व में घुड़सवार सेना एक एक करके घूमी। नेस्टा जोर से चिल्लाया, सेना ध्यान दो, जादुई छाया आक्रमण, सक्रिय हो जाओ। एक पल में सभी घुड़सवारों के शरीर एक साथ गहरे लाल प्रकाश से चमक उठे। उनकी दौड़ने की गति अचानक दोगुनी हो गई और वे हताश होकर मूनलाइट किले की ओर दौड़ पड़े। ये मैजिक शैडो लीजन का एक विशेष कौशल था जो जादुई वस्तुओं का उपयोग करके घोड़ों की काठी के जादुई घेरे को सक्रिय करता था। यह एक शक्तिशाली विधा थी जो जनशक्ति और अश्वशक्ति का संयोजन करती थी। इस अवस्था में गति, आक्रमण और रक्षा में बहुत वृद्धि होती थी, लेकिन समय की एक सीमा होती थी। जादुई छाया आक्रमण घुड़सवार सेना के लिए दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा खजाना था। ये पहली बार था जब उन्होंने भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया। रक्तवर्णी चमक से लदी हवा जैसी घुड़सवार सेना तीरों की बौछार में सरपट भागी। घात को तोड़ने से ठीक पहले नेस्टा ने अंशपू की ओर देखा जो हवा में हरी रोशनी के साथ लड़ रहा था। घुड़सवार सेना के बोझ के बिना दानव अधिपति शक्ति के इस साथी को आसानी से भागने में सक्षम होना चाहिए, है ना? बात बस इतनी थी कि नेस्टा तीरों और चीखों की गूंजती आवाज में अपने पीछे हवा में उस महिला की धीमी आवाज नहीं सुन पाया। ओलिफियस, मैं ठीक से अभ्यास करना चाहता हूँ। उस आदमी को रोको और 1000 काले क्रिस्टल सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे। ओह, और उन्होंने सोचा कि वे घुड़सवार सेना के घात लगाने में चतुर थे। घुड़सवार सेना ने गति का लाभ उठाकर तीरों की वर्षा की नाकाबंदी को तोड़ दिया और घाटी से भाग निकली। ट्रॉय, जल्दी से गिनती करो, हताहतों की रिपोर्ट करो। नेस्टा ने हल्की सांस ली। अभी की स्थिति में वह आसपास के सैनिकों की रक्षा के लिए अपनी क्षेत्रीय शक्ति बनाए रख रहा था। इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। इसके कारण मैजिक शैडो घुड़सवार सेना में नेस्टा की प्रतिष्ठा और स्थिति को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका। जल्द ही ट्रॉय ने रिपोर्ट दी, अभी भी 14,500 घुड़सवार बचे हैं, जिनमें से लगभग 3,000 गंभीर रूप से घायल हैं, 5,000 मामूली रूप से घायल हैं, और सर अंशपू अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। अंशपू एक दानव अधिपति महाशक्ति है। भले ही वह दुश्मन को हरा ना पाए, लेकिन उसके लिए बच निकलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस इस बार हम दुश्मन के हिस्से को छू भी नहीं पाए और हमने 5,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया। ये संख्या नेस्टा की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वह अपनी मुट्ठियां भींचे बिना नहीं रह सका। अगर मैं जाल में गहराई तक पहुंचने से पहले ही इसका पता नहीं लगा पाता तो शायद इससे कहीं ज्यादा हताहत होते। ट्रॉय ने भौहें चढ़ाईं और कहा, जनरल, लगता है दुश्मन अभी उच्च श्रेणी के जादुई तीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास कवच भेदी क्षमता बेहद मजबूत है। हमारी गोल ढालें भेद दी गई हैं। ये सभी उच्च श्रेणी के कवच भेदी जादुई तीर हैं। नेस्टा ने चौंक कर कहा, यह कोई साधारण तीर नहीं है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि सबसे कुलीन राजधानी तीरंदाज सेना भी इस गुणवत्ता के तीर से लैस नहीं हो सकती। सेना के कुछ ही बॉस स्तर के लोग इस तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन पैसे से लोगों को मार रहा है। कुछ सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। क्या हमें वहीं आराम करना चाहिए? नहीं, हम नहीं रुक सकते। नेस्टा ने सिर हिलाया, तेज रफ्तार से मार्च करो और तुरंत मूनलाइट फोर्ट्रेस वापस भागो। मुझे उम्मीद है कि हालात उतने बुरे नहीं होंगे जितना मैंने अनुमान लगाया था। हाडी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब पहले मूनलाइट फोर्ट्रेस को आसानी से ध्वस्त कर दिया गया था तो मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि समय कम था और मैं टाउन डिको पर हमला करने के लिए उत्सुक था, इसलिए मुझे इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिला।
अगर मैं वहां पहले से कुछ लोगों को छोड़ भी दूं तो भी शायद ये कारगर न हो। अब मुझे जल्द से जल्द मूनलाइट फोर्ट्रेस की ओर दौड़ना होगा या फिर रेड स्पिरिट एस्टेट वापस लौटना होगा। ट्रॉय ने शुरू में कुछ कहना चाहा, लेकिन नेस्टा की दृढ़ दृष्टि देखकर उसने तुरंत अपनी योजना त्याग दी और सैनिकों को किसी भी कीमत पर पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद घुड़सवार सेना घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर दौड़ पड़ी। आगे के 2 पहाड़ों पर चढ़कर वे आसानी से चांदनी किले तक पहुंच सकते थे। लेकिन इसी समय टीम में सबसे आगे नेस्टा को अचानक एक बेहद खतरनाक शगुन का आभास हुआ। इसका पहले से कोई संकेत नहीं था। यह विशुद्ध रूप से एक उच्च स्तरीय शक्ति संपन्न व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति का एक चेतावनी संकेत था। इससे पहले कि वह कह पाता, सावधान, कहीं किनारे पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। पहले तो वह एक हल्का धब्बा था, फिर आग के गोले में बदल गया। लौ हल्के बैंगनी रंग में लिपटी हुई थी। बीच में बिजली चमक रही थी, जो इस तरह की देर रात में और भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। लगभग तुरंत ही उस तरह की ज्वाला घुड़सवारों के सामने प्रचंड हो गई। विनाशकारी सांसें एक विस्मयकारी शक्ति के साथ, एक तेज दबी हुई ध्वनि के साथ फूट पड़ीं। भूकंप के झटके से लगभग 100 मीटर के दायरे में सैकड़ों घुड़सवार फौजें धूल में बदल गईं। आसपास के जादुई घोड़े और शूरवीरों के ठूंठ हवा की विशाल लहरों में उड़ गए और सिर्फ एक भयानक विशाल गड्ढा रह गया। बची हुई ऊर्जा की एक हल्की भिनभिनाहट सुनाई दी। जादुई क्रिस्टल तोपें, नेस्टा ने डरावनी नज़र से दहाड़ते हुए कहा। उसने ऐसी भयानक जादुई क्रिस्टल तोपें कभी नहीं देखी थीं। मूलतः नेस्टा अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि मूनलाइट किले पर पहुंचने के बाद बदला लेने के लिए कैसे जवाबी हमला किया जाए, लेकिन इन भयावह जादुई क्रिस्टल तोपों ने उसके आत्मविश्वास को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि नेस्टा अभी जादुई क्रिस्टल तोपों की शक्ति सीमा से बाहर था, वह महसूस कर सकता था कि दानव सम्राट के मध्यवर्ती चरण की ताकत के साथ भी अगर वह इन जादुई क्रिस्टल तोपों से मारा गया तो वह शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। पीछे से एक और सफ़ेद रोशनी फूटी। पिछली तोप के गोले के विस्फोट के विपरीत इस बार सफ़ेद रोशनी एक सीधी किरण थी, लेकिन उसका व्यास काफ़ी बड़ा था और वह निरंतर ऊर्जा थी। जहां भी किरण गुजरी वहां जीवित शरीर कणों में टूटकर बिखर गए। पंखे के आकार में दुश्मनों को साफ करने के बाद किरण अंततः कमज़ोर होकर गायब हो गई। नेस्टा अब बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं करना चाहता था। उसके मन में बस एक ही बात थी, भागो। सैनिकों को इन भयानक जादुई क्रिस्टल तोपों की सीमा से बाहर ले जाओ। जादुई छाया चार्ज चालू करो। जितना हो सके तितर बितर हो जाओ और चांदनी किले की ओर वापस भागो। नेस्टा दहाड़ा और उसके पीछे 2 पंख प्रकट हुए। हाथों में एक लंबी तलवार और एक विशाल चौकोर ढाल लिए वह जादुई क्रिस्टल तोपों की दिशा में उड़ गया। एक सेनापति होने के नाते वह यूं ही कोई कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन मौजूदा स्थिति गंभीर थी और अंस्पू वहां मौजूद नहीं था। उड़ने में सक्षम एकमात्र दानव सम्राट होने के नाते उसे सबसे बड़े खतरे जादुई क्रिस्टल तोपों को नष्ट करना होगा। जादुई छाया आवेश का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। अगर वे इसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते तो जादुई चक्र शूरवीर और घोड़े की बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर देता। हालांकि स्थिति गंभीर थी। अगर उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो पूरी घुड़सवार सेना भयानक जादुई क्रिस्टल तोपों से नष्ट हो जाएगी। हालांकि दोनों जादुई क्रिस्टल तोपें शक्तिशाली थीं, लेकिन उनमें एक आम समस्या थी, वह थी उनका ठंडा होना। चूंकि प्रक्षेपण ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें जादुई घेरे से ठंडा करना जरूरी था, वरना वे शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगी और फट जाएंगी। इससे पहले कि नेस्टा की आकृति जादुई क्रिस्टल तोप के पास पहुंचती, उसे एक अजीब सी आध्यात्मिक तरंग का एहसास हुआ। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था, मानो फट जाएगा। उसका शरीर हवा में रुक गया था। उसके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। आकृति के हाथों में 2 धुंधली नीली रोशनियां बिजली की तरह उसकी ओर चमक रही थीं। जब नेस्टा जल्दी में था, उसका शरीर सिकुड़ गया और चौकोर ढाल उसके सामने रख दी गई। उसे बस खनक की आवाज़ सुनाई दी। पल भर में उसने दुश्मन के कुछ हमलों को रोक दिया। वह ढाल को अपने हाथ में ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। नेस्टा मन ही मन डर गया। ढाल की एक तेज लहर के साथ ढाल के एक हमले ने प्रतिद्वंद्वी को दूर धकेल दिया, फिर उसके दाहिने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार काली आकृति की ओर मुड़ी। लंबी तलवार से एक भयानक काली ज्वाला निकली, जिसमें एक तेज विनाशकारी सांस थी। ये लूसिफर शाही परिवार की सबसे शक्तिशाली आक्रमण प्रतिभा डार्क फ्लेम थी। काली आकृति के दूर जाने के बाद उसके हाथ में दोहरी धार जैसी नीली रोशनी घूमने लगी, जिससे एक निर्वात बल क्षेत्र बन गया। लंबी तलवार पर डार्क फ्लेम वास्तव में बल क्षेत्र द्वारा अनैच्छिक रूप से चूसा गया था। काली आकृति बहुत तेजी से आगे बढ़ी। प्रतिद्वंद्वी की तलवार की ताकत का फायदा उठाते हुए नीली रोशनी ने लंबी तलवार को उलझा दिया और नेस्टा के गले की ओर ऐसे झपटा जैसे किसी पेड़ के चारों ओर एक लंबा सांप हो। नेस्टा ने जल्दी से अपना सिर उठाया और मुश्किल से उसे चकमा दिया। उसने जल्दी से चौकोर ढाल अपने सामने रख ली।
जिस क्षण ढाल ने उसके शरीर को ढनका, उसकी पसलियां और पेट का निचला हिस्सा एक साथ सुन्न हो गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके तुरंत बाद एक तेज दर्द हुआ, जैसे वह चीर दिया गया हो। दूर स्थित जादुई क्रिस्टल तोपों ने फिर से एक भयानक रोशनी फेंकी। वास्तव में 2 से ज्यादा तोपें थीं। हालांकि ठंडा होने का समय एक समस्या थी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत भयानक था। वे जहां भी गए, जादुई छाया सेना के सैनिकों की जान तुरंत चली गई। सौभाग्य से कई सैनिक पहले ही पहाड़ी रास्ते पर भाग चुके थे, इसलिए इलाके की आड़ में वे बाल बाल बच गए। सैनिकों की मौत ने नेस्टा को व्याकुल कर दिया, लेकिन उसके सामने वाला प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। भयानक शक्ति और गति के अलावा उसके पास भयानक आध्यात्मिक प्रभाव क्षमता भी थी। अगर मैं लड़ना जारी रखता हूं, तो मुझे डर है कि बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बार घात पूरी तरह विफल रहा। घुड़सवार सेना को भारी नुकसान हुआ और सामने का मूनलाइट किला अभी भी खतरनाक हो सकता है। मुझे बचे हुए सैनिकों को खतरे से बाहर निकालना होगा। नेस्टा ने जब ये सोचा, तो उसने एक अद्भुत गति पकड़ी, मानो वह पूरी ताकत से हमला करने ही वाला हो, लेकिन यह एक झिलमिलाहट थी। उसकी पीठ पर लगे पंखों के जोड़े से लपटें फूट पड़ीं। डार्क फ्लेम और होली विंग्स की 2 प्रतिभाओं को जबरदस्ती एक साथ लाना नेस्टा के लिए अपनी मौजूदा ताकत के साथ काफी खतरनाक था। अभी अभी उसे प्रतिक्षेप शक्ति के कारण काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उसका असर बिल्कुल साफ था। पंख फड़फड़ाए और वह पहले ही बहुत दूर उड़ चुका था। नेस्टा की उड़ान की गति अचानक कई गुना बढ़ गई। नीली रोशनी वाले दोहरे ब्लेड को पकड़े हुए वह काली आकृति उसे पकड़ नहीं पाए। उसकी बाईं आंख की पुतली अचानक सुनहरी हो गई और सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी और दूर नेस्टा से टकराए। नेस्टा कराह उठा और अपनी चोट पर ध्यान नहीं दिया। उसने इस बल का इस्तेमाल अपनी उड़ान की गति बढ़ाने के लिए किया और पलक झपकते ही गायब हो गया। अगर यह आदमी जमीन पर होता तो भाग नहीं पाता। काले व्यक्ति ने गुस्से से अपने हाथ में नीला ब्लेड लहराया, जिससे आकाश में एक तीखी फुफकार जैसी आवाज निकली। पहाड़ी रास्ते की दुर्गमता के कारण नेस्टा ने बमुश्किल बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और मूनलाइट किले की ओर दौड़ पड़ा। उसने ट्रॉय से, जो गंभीर रूप से घायल था, हताहतों की सूचना नहीं मांगी, क्योंकि केवल दृश्य निरीक्षण से ही वह अनुमान लगा सकता था कि उसके पीछे 5000 से ज्यादा सैनिक नहीं थे। इस बार का नुकसान मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि दुश्मन के ज्यादातर सैनिक हताहत नहीं हुए, सिवाय मुट्ठी भर दुश्मनों के जिन्हें इंस्पू ने मार गिराया। घाटी में तीरों से घात लगाकर हमला करने से लेकर उसके बाद जादुई क्रिस्टल तोपों तक, डार्क मून की घात सेना ने इलाके और रोशनी के फायदों का भरपूर फायदा उठाया है। घुड़सवार सेना में जबरदस्त गतिशीलता है, लेकिन वे अपनी खूबियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ निष्क्रिय रूप से ही हराया जा सकता था। खासकर भयानक शक्ति वाली जादुई क्रिस्टल तोपों के बारे में मुझे रॉयल हाइनेस रीजेंट को जरूर बताना चाहिए। अभी अभी विरोधी का हमला बहुत अजीब था। आखिरी वार ने उसकी आत्मिक शक्ति और भौतिक शरीर दोनों को एक साथ गंभीर क्षति पहुंचाई। नेस्टा ने एक बोतल उपचार औषधि पी ली और अपने शरीर के घावों को दबाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वह सैनिकों को दोनों पहाड़ों के पार ले गया और उसके सामने एक चौड़ी सड़क थी। वह दूर से ही चमकते हुए चांदनी किले को देख सकता था, जो भोर से पहले के सबसे अंधेरे समय में विशेष रूप से चमकता था। घात लगाकर हमला करने के अपने पिछले अनुभव के कारण नेस्टा ने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने सैनिकों से कहा कि वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था न छोड़ें और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहें। क्या ये जादुई छाया सेना का जनरल है? किले के रक्षक ने घुड़सवार सेना के आगमन को नोटिस किया था और वह पहले ही चिल्ला चुका था, क्योंकि वह पास ही घुड़सवार सेना को सतर्कता से देख रहा था। इस सवाल से नेस्टा को जरा भी राहत नहीं मिली, बल्कि उसे और भी शक हो गया। कुछ समय पहले ही मैंने सेना को टाउन डिको तक पहुंचाया था, लेकिन अब हार के बाद मैं पीछे हट रहा हूं। मूनलाइट फोर्ट्रेस को इतनी जल्दी खबर कैसे मिल गई? और ये लोग तो वो टीम नहीं लग रहे जो मैंने पीछे छोड़ दी है। मैं नेस्टा हूं, नेस्टा ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। साथ ही उसने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का संकेत दिया। ये किले का पिछला हिस्सा था। रक्षा पंक्ति आगे के हिस्से से काफी कमजोर थी। वह कम से कम नुकसान के साथ दुश्मन की नाकाबंदी तोड़कर रेड स्पिरिट एस्टेट की ओर वापस भाग सकता था। जनरल नेस्टा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अभी सर कनीटा को रिपोर्ट करूंगा। इस जवाब से नेस्टा दंग रह गया। जल्द ही कनिता का जाना पहचाना चेहरा सामने आया। क्या ये जनरल नेस्टा हैं? सर कनीटा, यह मैं हूं। नेस्टा ने राहत की सांस ली और सैनिकों को अपनी सुरक्षा हटाने का आदेश दिया। जल्दी से बैरिकेड्स हटाओ और जनरल की टीम को अंदर आने दो। कनिता ने तुरंत आदेश दिया। नेस्टा थकी हुई घुड़सवार सेना को किले में ले गया। रोशनी में साफ दिख रहा था कि घुड़सवार सेना में कई तीर धंसे हुए थे और ज्यादातर घायल थे। कनिता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जनरल, मुझे अभी अभी स्काउट रिपोर्ट मिली है कि भयंकर युद्ध चल रहा है और पहाड़ की तरफ जादुई क्रिस्टल तोप की रोशनी चमक रही है, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि जनरल दुश्मन से लड़ रहे हैं।
नेस्टा ने उदास होकर आह भरी। मैं लापरवाह थी और टाउन डिको जाने के लिए उत्सुक थी। मैं दुश्मनों के घात में फंस गई। सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। मैं रॉयल हाइनेस रीजेंट से माफ़ी मांगूंगी। दानव लोक में एक पुरानी कहावत है, सेना के लिए जीत और हार एक जैसी होती है। जनरल को ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जनरल इस शर्म का बदला खून और जीत से चुकाएंगे। नेस्टा ने कनिता की आंखों में प्रशंसा के भाव से देखा। हाँ, सही कहा, इस बार आपका शुक्रिया, सर कनिता। जब आप आए थे तो क्या आपने उस रक्षा दल के शूरवीरों को देखा था जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया था, और सर जोश द्वारा नियुक्त जासूस हार्डी को भी? मैं जनरल को इसकी सूचना देने ही वाला था। जब मुझे जनरल का संकेत मिला और मैं मूनलाइट किले की ओर दौड़ा तो मैंने हार्डी को मैजिक शैडो लीजन के घुड़सवारों से लड़ते हुए पाया। वे सभी शूरवीर वीरतापूर्वक मारे गए थे। हार्डी को पकड़ने के बाद मुझे पता चला कि यह व्यक्ति वास्तव में एक धोखेबाज है। राजधानी और मेरे पिता के जासूसों का पर्दाफाश दुश्मन को करना चाहिए था। ये पूरी तरह से डार्क मून का बिछाया हुआ जाल है। अफसोस है कि मैं यहाँ बहुत देर से पहुंचा। जनरल की घुड़सवार सेना बहुत तेज चल रही थी, स्काउट उनका पीछा नहीं कर सका। तुम्हारी गति काफ़ी तेज है। अगर तुम न होते तो मैजिक शैडो लीजन को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। शुरुआत में नेस्टा की नज़र में कनिता सिर्फ स्वामी का बेटा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह वाकई जिम्मेदार और काबिल है। डार्क मून की तैयारी और खुफिया क्षमताएं मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर हैं, और उनके पास बेहद भयानक हथियार भी हैं। हम इस किले में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि दुश्मन का पीछा करने वाला जल्द ही वहां पहुंचने वाला है। हमें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं जनरल। मुझे अभी अभी एक स्काउट रिपोर्ट मिली है। दुश्मन पहले ही इस तरफ इकट्ठा हो चुका है। हालांकि आपकी सेना के सैनिकों को कोई मामूली चोट नहीं आई है और टाउन मोडो बहुत दूर है। मुझे डर है कि अगर हम सीधे वहां पहुंच गए तो टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। आइए पहले ब्लडमिस्ट घाटी चलें जहां मैं तैनात हूं। वहां पर्याप्त रसद है, हम आराम से आराम कर सकते हैं। डार्क मून की सेना ज़्यादा से ज़्यादा मूनलाइट किले पर कब्जा कर लेगी, लेकिन वे रेड स्पिरिट एस्टेट की सीमा में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नेस्टा ने घायल और थके हुए सैनिकों और घोड़ों को देखा और वह सहमत हुआ। इससे पहले जितना संभव हो सके चांदनी किले के जादुई घेरे और रक्षा सुविधाओं को नष्ट करना सबसे अच्छा है। चिंता मत करो जनरल, मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली है। कनिता आत्मविश्वास से मुस्कुराई। वैसे जनरल ब्लडमिस्ट वैली लौटने के बाद बंदी हार्डी से गहन पूछताछ कर सकते हैं। हो सकता है कि अप्रत्याशित लाभ हो। हार्डी की बात करते हुए नेस्टा की निगाहों में एक जानलेवा लहर दौड़ गई। जब उसने सिर हिलाया तो फिर बिना किसी देरी के चलो तुरंत मूनलाइट किले को खाली करने और ब्लडमिस्ट घाटी की ओर चलें। जल्द ही नेस्टा ने अवशेषों के साथ साथ रेड स्पिरिट एस्टेट के लोगों के साथ मूनलाइट किले को छोड़ दिया और रेड स्पिरिट एस्टेट की ओर चल पड़ा। हमारे बीच धोखेबाज हैं। बटन दबाएं। पैट्रियन कम्युनिटी लक्ष्य 3 जश्न प्राप्त करने के लिए एक और निःशुल्क अध्याय। और भी कम्युनिटी लक्ष्य जोड़े जाएंगे। ब्लडमिस्ट वैली रेड स्पिरिट एस्टेट के दक्षिण में जंगल में स्थित थी। इलाका खतरनाक था। ये बेस जोश द्वारा कई वर्षों की कड़ी मेहनत से बनाया गया था। इसका मूल उद्देश्य जोसेफ के नियंत्रण वाले टाउन मोडो पर नियंत्रण और निगरानी रखना था। बाद में लॉर्ड्स के युद्ध में जोसेफ की मृत्यु के बाद इस बेस का इस्तेमाल डार्क मून के लिए एक रणनीतिक बफर जोन के रूप में किया गया। कनिता इसकी प्रभारी थी। इस यात्रा ने जादुई छाया शूरवीरों के लिए जो चोटों और थकान से त्रस्त थे टिके रहना लगभग असंभव बना दिया था। सौभाग्य से रेड स्पिरिट एस्टेट की नई सेना ने इसमें भूमिका निभाई। कनिता के आदेश पर उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और घायल सैनिकों को ले जाने के लिए कुछ स्ट्रेचर निकाले ताकि वे बिना कोई सैनिक छोड़े आगे बढ़ सकें। इससे नेस्टा की कनिता के बारे में धारणा काफ़ी सुधर गई। अंततः समूह जंगल से गुजरकर ब्लडमिस्ट घाटी स्थित बेस में प्रवेश कर गया। ये कनिता का स्थान था। उसने तुरंत लोगों को खेत में खाना पकाने के लिए बर्तन रखने, घायलों के इलाज और बाकी सामान की व्यवस्था करने का आदेश दिया। घायल घुड़सवारों और घोड़ों का उचित ढंग से इलाज किया गया था। सर कनिता, इस बार आपका धन्यवाद। चूंकि कनिता की पहचान रेड स्पिरिट एस्टेट के उत्तराधिकारी की थी, इसलिए नेस्टा की उपाधि बहुत विनम्र थी। मैं आपकी क्षमताओं की बहुत कद्र करता हूँ। अगर इस बार मुझे रॉयल हाइनेस रीजेंट से माफ़ी मिल गई तो मैं रॉयल हाइनेस के सामने आपकी सिफारिश करूँगा। धन्यवाद जनरल, कृपया मुझे सीधे मेरे नाम से बुलाएं। कनिता बहुत खुश हुई और झुककर बोली, जनरल साम्राज्य के एक प्रसिद्ध जनरल हैं। मैंने हमेशा जनरल की प्रशंसा की है और आशा करती हूँ कि भविष्य में मुझे उनके अधीन काम करने का अवसर मिलेगा। नेस्टा ने सिर हिलाया, लेकिन उसने आह भरी, मुझे नहीं पता कि मैं अब भी मैजिक शैडो लीजन की कमान संभालने के योग्य हूँ या नहीं। यह असफलता एक दर्दनाक सबक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा हमला रॉयल हाइनेस ओब्सीडियन के आदेश के तुरंत बाद किया गया था।
लीजन के सदस्यों के अलावा बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन ऐसा लगता है कि डार्क मून को इस हमले की बहुत पहले से ही जानकारी थी। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था। जनरल ने जिन कुछ लोगों का जिक्र किया है उनमें मैं और मेरे पिता भी शामिल हैं, है ना? कनिता ने भी आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैं समझ गई कि जनरल का क्या मतलब था। अब मैं डार्क मून के जासूस के संदिग्धों में से एक हूँ। अभी जो कार्रवाई हुई है वह सिर्फ मेरी पहचान छिपाने के लिए थी। अगर अब कोई अंदरूनी लोग होते तो कनिता के अभिनय कौशल को जरूर नकार देते। ये बहुत दिखावटी है, ये बहुत सती है। मुश्किल से मिलने वाले किरदार की एक अच्छी स्क्रिप्ट को असल में बहुत ही घटिया और सती ढंग से निभाया गया है। आपने गलतफहमी जताई है। आप और सर लॉर्ड की संभावना खत्म। इस समय पर मिली मदद से नेस्टा की कनिता के बारे में धारणा काफ़ी बेहतर हो गई, इसलिए उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। हालांकि सेना के सभी सदस्य मेरे द्वारा चुने और प्रशिक्षित किए गए हैं, फिर भी कुल मिलाकर 20,000 लोग हैं। ये कहना मुश्किल है कि कोई जासूस है या नहीं। हालांकि ये सर लॉर्ड का कोई करीबी भी हो सकता है। हालांकि राजधानी का ये जनरल अपनी सेना का कुशल नेतृत्व करता था और साहसी भी माना जाता था, फिर भी उसने कभी राजनीतिक संघर्ष नहीं किया था। एक तरह से वह उतना निर्दयी नहीं था। अगर वह मिस सीक्रेट इंटेलिजेंस होता तो शक के दायरे में सब आते। वह उन्हें जाने देने के बजाय गलती से मार डालना पसंद करती। दरअसल अटकलें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जवाब हमारे पास ही है। कनिता को अचानक कुछ याद आया। जनरल को याद रखना चाहिए कि इस बार हम एक बंदी को वापस लाए हैं, है ना? नेस्टा की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है वह आदमी अब ब्लडमिस्ट वैली की जल जादू की जेल में है? भागने की बात तो दूर, मैंने तो आत्महत्या की तरकीब भी पकड़ ली है। वैसे नौकरानी ने खाना बना लिया है। जनरल पहले कुछ खा ले, चोट का इलाज कर ले, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर हम सब मिलकर उससे पूछताछ करेंगे। ठीक है। कुछ घंटों बाद नेस्टा कनिता के पीछे पीछे एक जेल में पहुंच गया जो एक गुफा में तब्दील हो चुकी थी। गोपनीयता का ध्यान रखते हुए नेस्टा किसी भी सैन्य दल के सदस्य को अंदर नहीं लाया। कनिता ने दरवाजे पर तैनात पहरेदार को भी साफ आदेश दिया कि किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। वे दोनों जेल में चले गए और सीढ़ियों से नीचे उतरे और उन्होंने कालकोठरी के निचले स्तर पर पकड़े गए महान राक्षस हर्दी को देखा। कालकोठरी के धुंधले जादुई चिराग में नेस्टा की आंखों की भयावह चमक झलक रही थी। ये व्यक्ति मेरी असफलता का एक मुख्य कारण है। इस भयानक जाल के कारण मुझे अपनी सेना के 3/4 सैनिक गंवाने पड़े। मैंने हर सैनिक को खुद प्रशिक्षित किया था। उन्हें बाणों की वर्षा और जादुई क्रिस्टल तोपों की लपटों में डूबा देखकर मुझे ऐसा दर्द हुआ मानो मेरे अंग टूट गए हों। हालांकि ये गुस्सा निकालने का समय नहीं है। मुझे बंदी के मुंह से और भी ज़रूरी बातें निकालनी होंगी। नेस्टा ने कोई आवाज़ नहीं की, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा दी, जिससे हार्डी पर एक मजबूत मानसिक दबाव बन गया। कनिता उसे बीच में न रोकने के लिए सहयोग करते हुए कालकोठरी के दरवाजे की ओर पीछे हट गई। हार्डी को उत्पीड़न से घिरा देखकर नेस्टा ने धीरे धीरे दबाव कम किया। उसने कहा, तुम्हारा असली नाम चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया। डार्क मून के घात में मेरी सेना के 15,000 कुलीन सैनिक मारे गए। तुम्हारा योगदान अपूरणीय है। जनरल ने जो अपरिहार्य योगदान कहा था उसके लिए मुझे 1000 घाव लगने चाहिए, है ना? दबाव कम होते देख हार्डी कुछ देर के लिए हौंफने लगे और फिर मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा दिए। लगता है तुम बहुत जिद्दी हो। नेस्टा ने सराहना से सिर हिलाया। जब तक तुम कुछ पर्याप्त मूल्य की चीज़ देते हो, मैं तुम्हारी जान की सुरक्षा और यहाँ तक कि पैसे और रुतबे की भी गारंटी दे सकती हूँ। हार्डी ने व्यंग्य किया। इस बार तुम्हारी नाकामी ओब्सीडियन के मुंह पर एक जोरदार तमाचे के बराबर है। गठबंधन सेना की प्रतिष्ठा और क्रोधित रॉयल हाइनेस रीजेंट की अपनी प्रतिष्ठा के लिए तुम तो बस एक बलि का बकरा हो जिसे कड़ी सजा मिलेगी। तुम मेरे जीवन या हितों की रक्षा कैसे कर सकते हो? पता चला कि तुम जिद्दी ही नहीं, समझदार भी हो। नेस्टा की रफ्तार बदल गई। मुझे जो जानना है बता दो, मैं तुम्हें जल्दी से मरने का रास्ता बता दूंगी। वरना मुझे लगता है तुम्हें समझ लेना चाहिए कि आगे क्या होगा। जीवित नरक। हार्डी का संयम नेस्टा की उम्मीद से कहीं बढ़कर था। दानव राजा के स्तर का ये तुच्छ व्यक्ति नेस्टा को बेचैनी का एहसास करा रहा था। जनरल नेस्टा, इससे पहले कि मैं आपकी बात कहूँ, मुझे कुछ शब्द कहने हैं। रीजेंट ओब्सीडियन के विकृत और बेशर्म व्यवहार ने पूरे साम्राज्य को शिकायत में डाल दिया। दूसरी ओर डार्क मून की राजकुमारी रॉयल हाइनेस ने विशिष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और लोगों का सदुपयोग किया है। एक स्वामी के रूप में 10 वर्षों से भी कम समय में डार्क मून ने गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्ति पाकर साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली संपत्ति बन गई है। साम्राज्य का सबसे उपयुक्त शासक कौन है और कौन फॉलन एंजल साम्राज्य और लूसीफर शाही परिवार को आगे के मार्ग पर ले जाएगा? लूसीफर शाही परिवार के एक प्रसिद्ध सेनापति के रूप में आपको अपने मन में ये समझना चाहिए। आप भी कभी मिडनाइट सन के स्वामी की सेना के सदस्य थे, तो क्यों न आप ऐसे स्वामी का चयन करें जो वास्तव में सहायता के योग्य हो।
नेस्टा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आपकी बात तो समझदारी भरी लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बेकार है। रॉयल हाइनेस रीजेंट की पदोन्नति की बदौलत मैं एक छोटे से घुड़सवार सेनानायक से वर्तमान सेनानायक बन सका हूँ। मैंने अपने खून और लंबी तलवार से रॉयल हाइनेस ऑब्सीडियन के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली है। मैं किसी भी परिस्थिति में उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं डार्क मून की छोटी बच्ची का समर्थन नहीं करूंगा, चाहे वह मिडनाइट सन के भगवान की वंशावली ही क्यों न हो। हार्डी ने भौहें चढ़ाईं और कहा, जनरल की वफादारी सराहनीय है, लेकिन जनरल, लूसीफर शाही परिवार, फॉलन एंजल साम्राज्य या यहाँ तक कि स्वयं राजकुमार ऑब्सीडियन के प्रति इस तरह की अंध वफादारी जरूरी नहीं है। भले ही रॉयल हाइनेस ऑब्सीडियन उस रास्ते पर चले जहाँ से वापसी न हो, मैं नेस्टा लूसीफर उसका पीछा करूंगा। नेस्टा ने हार्डी के समझाने पर ठंडे स्वर में टोका। उसकी आंखों की ठंडक और भी बढ़ गई। ये बेतुका है, एक मामूली बंदी मुझे पाला बदलने के लिए उकसा रहा है। तुम्हारी बकवास का समय बीत चुका है। अब तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं कि मूल्यवान बातें कैसे कबूल करें, वरना मैं तुम्हें आत्महत्या का मौका जल्दी न ढूंढने का पछतावा करा दूंगा। समझ गया, हार्डी ने उदासीनता से आह भरी। यह ऑब्सीडियन का कट्टर अनुयायी निकला। अफसोस की बात है, फिर डार्क मून में योगदान देने का तुम्हारे पास एक और ही रास्ता है। आखिरकार उस चीज का सक्रियण समय लगभग पूरा हो गया है। कनिता, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? नेस्टा अचंभित रह गया और उसने दरवाजे पर पहरा दे रही कनिता की तरफ देखा। उसे लगा कि हार्डी के पास जादुई जेल से निकलकर कनिता को मारने की कोई गुप्त तकनीक है, इसलिए उसने तुरंत अपनी दानव सम्राट स्तरीय शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि हार्डी को किसी भी समय रोका जा सके। हालांकि इस चैनलिंग के साथ नेस्टा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी शक्ति, जो अभी पूरी थी, गायब हो गई, मानो किसी चीज ने उसे छीन लिया हो। कनिता की शांत आवाज मानो कोई मामूली बात कह रही हो, मैं तैयार हूं मेरे मालिक, मेरी कीमत खत्म हो गई है। यदि नेस्टा अभी आश्चर्यचकित था तो वह अभी चौंक जाएगा। मास्टर, और क्या आप इतनी शांति से मृत्यु का सामना भी कर रहे हैं? जब तुम खाना खा रहे थे तब मैंने इस कालकोठरी को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया था। अगर यह ढह भी जाती तो बाहर के लोग कुछ देख या सुन नहीं पाते। उफ, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने कनिता से खाने में थोड़ा और मसाला डालने को कहा था। इससे तुम्हारी शक्ति केवल 10 मिनट के लिए अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी, लेकिन ये 10 मिनट जीवन मरण के फैसले समेत कई मामलों को निपटाने के लिए काफ़ी हैं। जैसे ही हार्डी की उदासीन आवाज़ सुनाई दी, कालकोठरी की पानी की सतह तेजी से घूम गई। एक निश्चित बल क्षेत्र की कार्रवाई के तहत एक रिवर्स भंवर का निर्माण हुआ। इसने धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। पता चला, नेस्टा के हाथ डर से नहीं बल्कि सदमे से कांप रहे थे। इस समय तक उसे कई बातें समझ आ चुकी थीं। जनरल के हाव भाव से तुमने कुछ अंदाज़ा लगा लिया है। दरअसल मूनलाइट किले में लाशें बहुत पहले ही व्यवस्थित कर दी गई थीं। मारे गए सैनिक असल में मौत की सज़ा पाए हुए कैदी थे। हार्डी ने नेस्टा की ओर देखा जो बेतहाशा अपनी ताकत जुटा रहा था। हार्डी ने सिर हिलाया और कहा, अपना प्रयास व्यर्थ मत करो। अगर तुमने दानव अधिपति की शक्ति का अपना मध्यवर्ती चरण भी नहीं खोया तो भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होगे। हार्डी के शरीर पर अचानक एक बेहद चमकदार सफ़ेद रोशनी उभरी जब वह बात कर रहा था। नेस्टा के अनुसार दिन के सबसे तेज प्रकाश वाले 2 चांद भी इस सफ़ेद रोशनी के बराबर नहीं थे। रोशनी में प्रकट हुई शक्तिशाली सांस ने नेस्टा की आंखों की निराशा को और भी गहरा कर दिया। ये स्तर दानव सम्राट के दायरे से आगे निकल गया है। यह आदमी सही कह रहा है, अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी मैं निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। सफ़ेद रोशनी में हार्डी की आकृति में मानो कोई बदलाव आ गया हो। एक अजीब और विशाल शक्ति से भरा कवच उसके पूरे शरीर को ढंक रहा था। धीरे धीरे उसके छज्जे पर एक अजीब सा मुखौटा उभर आया। ये मुखौटा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, मानो उसने इसे किसी चित्र पुस्तक में देखा हो। उसी समय नेस्टा की नज़र कनिता पर पड़ी जो दरवाजे पर पहरा दे रही थी। अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसमें कोई जान नहीं थी। जैसा कि उसने पहले कहा था, वह मर चुकी थी। आत्महत्या, इतनी उदासीनता और बिना किसी हिचकिचाहट के मरना, ये स्वामी सेवक अनुबंध की तरह नहीं है बल्कि एक कठपुतली की तरह है। हाँ, वही मुखौटा। आप कौन हैं? नेस्टा की अभिव्यक्ति अचानक अत्यंत भयभीत हो गई क्योंकि एक भयानक परिकल्पना उसके दिमाग में उभरी। तारों की रोशनी में उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया तो नेस्टा को लगा जैसे उसका शरीर अकड़ गया हो और आकाश उसके चारों ओर घूम गया हो। पलक झपकते ही वह बेहोश हो गया। क्या ये कठपुतली रीजेंट ऑब्सीडियन की आंखों को धोखा दे सकती है? कुछ दिनों बाद राजधानी से गठबंधन सेना अंततः रेड स्पिरिट एस्टेट पर पहुंची। मैजिक शैडो घुड़सवार सेना के हमले की हार की खबर ने गठबंधन सेना के सर्वोच्च कमांडर ऑब्सीडियन को बेशक एक करारा तमाचा मारा होगा। इससे भी बुरी खबर अभी आनी बाकी थी।
डार्क मून ने रेड स्पिरिट एस्टेट पर हमला करने की पहल की और ब्लडमिस्ट वैली, जहां मैजिक शैडो लीजन स्थित था, को घेर लिया। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाकर ब्लडमिस्ट वैली के उत्तरी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण भूमि टाउन मोडो पर भी कब्जा कर लिया। इस युद्ध रिपोर्ट ने गठबंधन सेना को चौंका दिया। लाखों गठबंधन सेना के आगमन के सामने डार्क मून वास्तव में इतना भयंकर था, इसकी उम्मीद नहीं थी। गठबंधन सेना रेड स्पिरिट एस्टेट के बाहर एक अस्थायी बैरक में तैनात थी। ऑब्सीडियन ने शहर की मुख्य हवेली में प्रवेश करने के जोश के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने बैरक में एक अस्थायी कमांड सेंटर स्थापित किया और विभिन्न सरदारों को युद्ध बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाया। सब लोग, इस बार हमारा एक ही लक्ष्य है, डार्क मून एस्टेट पर कब्जा करना और सभी विद्रोहियों का नाश करना। ऑब्सीडियन के कहते ही तंबू के बीचों बीच एक विशाल रेत की मेज प्रकट हुई। ये रेड स्पिरिट एस्टेट और डार्क मून का नक्शा था, जिस पर नक्शे के हर महत्वपूर्ण स्थान पर टैक्स लेबल लगे थे। विद्रोही बहुत ही निर्लज हैं। मैजिक शैडो लीजन पर घात लगाने के बाद उन्होंने रेड स्पिरिट एस्टेट पर आक्रमण करने और टाउन मोडो पर कब्जा करने का दुस्साहस किया। आप सब क्या सोचते हैं? इन घमंडी लोगों को नष्ट करो। उन्हें रॉयल हाइनेस रीजेंट के खिलाफ जाने का हश्र पता चल जाएगा। सभी विद्रोहियों को मार डालो। प्रभुओं की आवाज़ें लगातार उठती गिरती रहती हैं। हम तो यहाँ आए ही हैं, भले ही वे राजधानी की मुख्य सेना के पीछे पीछे तमाशबीन बनकर चल रहे हों, कम से कम उन्हें अपना दृढ़ निश्चय तो दिखाना ही होगा। ऑब्सीडियन निश्चित रूप से इन लॉर्ड्स के विचारों को समझ गया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मैंने तुम्हारा दृढ़ संकल्प और लड़ने की भावना देखी है। जोश, तुम क्या सोचते हो? ऑब्सीडियन अभी भी रेड स्पिरिट लॉर्ड जोश पर अपेक्षाकृत भरोसा करता था। आखिरकार ये रेड स्पिरिट एस्टेट का स्टेशन था, उसे पहले उसकी राय सुननी चाहिए। जोश खड़ा हो गया। उसने थोड़ा झुककर कहा, महाराज, हालांकि हमारी सेना पूरी तरह से बढ़त पर है, फिर भी हम दुश्मन को कम नहीं आंक सकते। गठबंधन सेना के साथ हम डार्क मून को जरूर खत्म कर देंगे। जरूरी बात यह है कि हम अपना नुकसान कैसे कम करें और जीत को कैसे बढ़ाएं। इन शब्दों ने ऑब्सीडियन और लॉर्ड्स की स्वीकृति प्राप्त कर ली। ऑब्सीडियन ने पहले ही वादा कर दिया था कि डार्क मून के लाभ सभी को मिलेंगे। हालांकि यह हिस्सा निश्चित रूप से ऑब्सीडियन का बचा हुआ था। डार्क मून के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए एक स्कूप भी काफी बड़ा था। सभी लाभ चाहते थे। हालांकि जिस सेना को उन्होंने कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया था, वह वास्तव में बहुत सारे काले क्रिस्टल सिक्के भी थे। अगर वह तोप का चारा बन गई तो लाभ नुकसान के लायक नहीं था। मुझे ताज़ा जानकारी मिली है कि डार्क मून ने रेड स्पिरिट एस्टेट में बहुत सारी सेनाएं भेजी हैं। कम से कम एक सेना जितनी तो थी, लेकिन सभी मोडो शहर में केंद्रित नहीं हैं। उनमें से एक बड़ी संख्या ब्लडमिस्ट घाटी पर हमला कर रही है। राजधानी की मैजिक शैडो लीजन के जनरल नेस्टा और मेरा बेटा, जो एस्टेट का उत्तराधिकारी भी है, कनिता, ब्लडमिस्ट घाटी की रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही जोश के हाथ में बर्फ के क्रिस्टल का एक रेशा प्रकट हुआ। उसने रेत की मेज पर उसी स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, ब्लडमिस्ट घाटी ब्लैक माउंटेन के जंगल में स्थित है। भूभाग खतरनाक है, बचाव करना आसान है और हमला करना मुश्किल। पिछली बार जब लॉर्ड्स का युद्ध विफल हुआ था, तो मैंने कनिता से ब्लडमिस्ट घाटी में किलेबंदी करने और सैन्य सामग्री जमा करने को कहा था, ताकि डार्क मून पर पलटवार करने की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपर्क बिंदु बनाया जा सके। जनरल नेस्टा का हमला विफल होने के बाद कनिता उसे मजबूत करने गया और डार्क मून एस्टेट से ब्लडमिस्ट घाटी की ओर पीछे हट गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से डार्क मून ने रेड स्पिरिट एस्टेट पर आक्रमण कर दिया। अब वे एक भयंकर युद्ध में हैं। मैंने 2 बार सुदृढ़ीकरण भेजा है। डार्क मून के सैनिकों की संख्या का गलत अनुमान लगाने और मेरी सैन्य शक्ति की कमी के कारण मुझे असफलता का सामना करना पड़ा। अब सबसे महत्वपूर्ण समय है, मैं आपसे बचाव के लिए सेना भेजने की विनती करता हूँ। गैरेंट, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ऑब्सीडियन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी नज़र गठबंधन सेना के उप कमांडर गैरेंट पर पड़ी, जो एक तरफ खड़ा था। दानव क्षेत्र साम्राज्य ने पारंपरिक त्रिसेना संरचना को लागू किया। साम्राज्य के 3 सबसे उत्कृष्ट सेनापति सैन्य शक्ति रखते थे। फॉलेन एंजल साम्राज्य का पहला सेनापति जॉर्ज वेल्स था, जिसे मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी ने नियुक्त किया था। एथेना के पिता वेल्स न केवल दूर से रणनीति बनाने और विजय प्राप्त करने में सक्षम थे, बल्कि सेना में उनका बहुत सम्मान भी था। ऑब्सीडियन के सत्ता में आने के बाद भी वह जनरल जॉर्ज की स्थिति को हिला नहीं सका। दूसरा सेनापति डोरेन रस शुरू में साम्राज्य का तीसरा सेनापति था। वह ऑब्सीडियन के सामने आत्मसमर्पण करने वाला पहला सैन्य प्रतिनिधि था। पूर्व द्वितीय सेनापति मध्यरात्रि सूर्य के देवता का मानव लोक में अनुसरण करने के बाद मर गया। डोरेन को ऑब्सीडियन ने द्वितीय सेनापति के पद पर पदोन्नत किया। उसकी सैन्य प्रतिभा और प्रतिष्ठा तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी और वह वर्तमान में राजधानी में ही रह रहा था। गैरेंट, उसके सामने ब्रान एक अत्याधुनिक प्रतिभा थी जिसे ऑब्सीडियन ने खुद बढ़ावा दिया था।
वह टेकुला किले की रखवाली कर रहा था, जो साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में डार्क शैडो साम्राज्य से सटा हुआ था। इस बार उसे ओब्सीडियन ने गठबंधन सेना का उपसेनापति नियुक्त किया था। डार्क मून हमारी सेना की ताकत से बहुत अलग है। हकीकत में उन्हें मूनलाइट फोर्ट्रेस में रहकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वे नियम के विरुद्ध जाकर हमला करने की पहल करें। मुझे लगता है कि उनके 3 उद्देश्य हैं। पहला, वे मैजिक शैडो लीजन को हराना चाहते हैं। बहुत संभव है कि उन्होंने हमारी सेना पर घात लगाकर हमला करने की कोई चाल चली हो। वे कुछ जीत का इस्तेमाल डार्क मून के सैनिकों और नागरिकों को प्रेरित करने के लिए करना चाहते हैं और साथ ही हमारी सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने डार्क मून की स्थानीय सुरक्षा को कम नुकसान पहुंचाने के लिए युद्ध क्षेत्र को रेड स्पिरिट एस्टेट में स्थानांतरित कर दिया। तीसरा, वे हमारी सेना की तैनाती को बाधित करने, हमारी सेना की गति में देरी करने और डार्क मून की रक्षा तैनाती के लिए और समय खरीदने के लिए उत्पीड़न और अन्य हथकंडे अपनाते हैं। यह विश्लेषण बहुत ही तीखा था। कई सरदारों ने एक एक करके सिर हिलाया। ओब्सीडियन ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? डार्क मून का सबसे बड़ा उद्देश्य समय को विलंबित करना और अस्थायी रूप से हमारा ध्यान बटाना है। हमें इस तरीके से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमें दुश्मन की योजना को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। इस समय गठबंधन सेना लंबी दूरी तय करने के बाद थक चुकी है। मेरा सुझाव है कि सेना कुछ समय आराम करे, विभिन्न संसाधनों और रसद की व्यवस्था करे, स्थिति को सर्वोत्तम रूप से समायोजित करे, फिर पूरी सेना को तेज गति से मूनलाइट किले पर हमला करने के लिए भेज दे और एक ही बार में डार्क मून को ध्वस्त कर दे। जहां तक टाउन मोडो में जमे दुश्मनों की बात है, तो वे हमारी लाखों सेना के लिए रास्ते की धूल के अलावा कुछ नहीं हैं। वे एक ही बार में बिना किसी निशान के बिखर जाएंगे। इससे डरने की कोई बात नहीं है। रेड स्पिरिट लॉर्ड जोश ने तुरंत अपना विरोध व्यक्त किया। जनरल गैरेंट का मतलब जनरल नेस्टा और कनिता को छोड़ना है। राजधानी सेना और मेरे रेड स्पिरिट एस्टेट के सैनिक इस समय ब्लडमिस्ट घाटी की रक्षा के लिए जी जान से जुटे हैं। फिर भी हमारे पास 10 लाख सैनिक हैं जो उन्हें बचाने जाने की हिम्मत नहीं करते। रीजेंट की प्रतिष्ठा कहाँ है? गठबंधन सेना का मनोबल कहाँ है? क्या हम सैनिकों का खून व्यर्थ बहा रहे हैं? गैरेंट ने जोश की भावुकता को देखा और उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, युद्ध का अंतिम लक्ष्य जीतना है। लॉर्ड्स कुछ देर तक फुसफुसाते रहे। ओब्सीडियन ने भौहें चढ़ाईं। नेस्टा मेरे शाही परिवार का विश्वासपात्र है। हालांकि यह निराशाजनक है कि छापे की योजना विफल हो गई, लेकिन उसने डार्क मून के भीषण हमले के बावजूद अब तक डटे रहकर अदम्य साहस का परिचय दिया है। खास तौर पर रेड स्पिरिट लॉर्ड का उत्तराधिकारी वहां मौजूद है। अगर मैं उसे नज़रअंदाज कर दूंगा तो लॉर्ड्स निराश हो जाएंगे। एक साम्राज्य के नियंत्रक के रूप में सैन्य मामलों के अलावा राजनीति भी ऐसे कारक थे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, कौन सेना का नेतृत्व करके मोडो शहर जाना चाहता है, रेड स्पिरिट एस्टेट की खोई हुई ज़मीन वापस लेना चाहता है और ब्लडमिस्ट घाटी में नेस्टा को बचाकर यह सर्वोच्च योगदान देना चाहता है। शाही परिवार का एक लंबा सदस्य तुरंत खड़ा हुआ, महाराज, समोए मेरी नेदर हाइड्रा लीजन के साथ इस मिशन पर जाने को तैयार है। राजधानी की सेना को बढ़त लेते देख 2 मध्यम संप्रदायों के सरदारों ने भी जाने की इच्छा जताई। खैर, नीदरलैंड हाइड्रा सेना ही मुख्य शक्ति थी। शीर्ष योगदान को साझा करने का लाभ उठाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओब्सीडियन ने सिर हिलाया और समोआ को नेता और 2 लॉर्ड्स को सहायक के रूप में आदेश दिया कि वे नेदर हाइड्रा लीजन और 2 एस्टेट्स की कुल 90,000 से ज़्यादा सैनिकों वाली सेना का नेतृत्व करें। उन्हें तुरंत ब्लडमिस्ट घाटी में मैजिक शैडो लीजन को बचाने और रेड स्पिरिट एस्टेट में डार्क मून के विद्रोहियों के खिलाफ धर्मयुद्ध करने के लिए रवाना होना था। बाकी सेना को पूरी तरह आराम करना था और डार्क मून पर हमला करने के लिए तैयार रहना था। ओब्सीडियन का यह फैसला देखकर गैरेंट एक पल के लिए चुप हो गया और उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने बस यही सुझाव दिया कि बड़े परिवार के दानव अधिपति को समोआ की रक्षा के लिए भेजा जाए। जल्द ही सामोन ने रेड स्पिरिट एस्टेट सिटी से 90,000 सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व किया और शक्तिशाली तरीके से दक्षिण की ओर कूच किया। जनरल महोदय, इस स्थान से मोलिंग शहर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक मुख्य सड़क है जिस तक हमारी गति से पहुंचने में लगभग 5 दिन लगते हैं, और दूसरी पहाड़ी सड़क है जो टैरो पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। पहुंचने में लगभग 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। सर जोश के अतिरिक्त सैनिकों पर इस सड़क पर घात लगाकर हमला किया गया है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। जिस व्यक्ति ने बात की वह रेड स्पिरिट एस्टेट के साथ आया गाइड था। समोआ ने नक्शा खोला, उसे कुछ देर तक देखा और बोला, पहाड़ी रास्ते से जाओ। मैं जल्द से जल्द विद्रोहियों के सामने आना चाहता हूँ। रूडी नामक एक लार्ड ने सलाह दी, जनरल, हमें दुश्मन द्वारा लगाए गए घात पर विचार करना चाहिए। चिंता मत करो, समोआ ने आत्मविश्वास से कहा, ऐसे इलाके में थोड़े से सैनिकों का ही मुकाबला हो सकता है। हमारी सेना के सामने दुश्मन का घात लगाना तो मानो मौत को दावत देना है।
मैं तो और भी ज्यादा श्रेय पाने के लिए डार्क मून आर्मी से भी भिड़ना चाहता हूँ, और मैं उन्हें दिखा भी सकता हूँ कि राजधानी की सेना की असली ताकत क्या है। मेरी नेदर हाइड्रा सेना उन घमंडी घुड़सवार सेना से नहीं है। समोए का नेस्टा से हमेशा से ही झगड़ा रहा था। इस बार उसने न सिर्फ शीर्ष योगदान के लिए बल्कि खुद को ऊंचा उठाने और नेस्टा को नीचा दिखाने के लिए भी लड़ने की पहल की। दोनों सरदार पहले श्रेय लेने आए थे। समोए को इतना पक्का देखकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। सेना पहाड़ी रास्ते की ओर मुड़ने लगी। जैसी कि उम्मीद थी, रास्ते में उन्हें डार्क मून के घात का सामना करना पड़ा। लगभग 1 लाख सैनिकों वाली सेना का सामना करते हुए लगभग 1000 सैनिकों वाली घात लगाने वाली सेना भौगोलिक लाभ के अभाव में केवल भाग सकती थी। दोनों राजाओं ने समोए की प्रशंसा की कि वह दुश्मन को भगवान की तरह पहचानता है। समोए गर्व से अपनी सेना को टैरो पर्वत श्रृंखला पार करते हुए अंततः टाउन मोडो पहुंच गया। इस समय लगभग शाम हो चुकी थी। सैनिकों की लंबी दूरी की पैदल यात्रा की थकान को देखते हुए समोए ने बिना सोचे समझे हमले का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय उसने सेना को वहीं डेरा डालने और आराम करने का आदेश दिया। उसने मोर्दो कस्बे की स्थिति का पता लगाने के लिए एक स्काउट भेजा। रात में बैरक की अधिकांश लाइटें बुझ जाती थीं, केवल कैंप पोस्ट की मशालें ही जलती रहती थीं। अचानक चीख पुकार मच गई, फिर दुश्मन के हमले की भयावह आवाज ने सोए हुए सैनिकों को जगा दिया। आग उगलते तीरों की कतारें उनकी ओर बरस रही थीं। बाहरी छोर पर स्थित शिविर में पहले से ही आग लगी हुई थी और बैरक के ऊपर घना धुआं आसमान तक उठ रहा था। सामोर और दोनों सरदार जल्दी से उठे। आग पर काबू पाने के साथ साथ उन्होंने अपने उपसेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा। हालांकि समोआ को इस बात से निराशा हुई कि दुश्मन का मकसद शिविर पर कब्जा करना या उसे आग लगाना नहीं बल्कि परेशान करना था। इससे पहले कि उप जनरल सैनिकों के साथ पहुंचते, वे बहुत दूर जा चुके थे। बस ध्यान देने लायक बात थी वह धनुष जिससे आग उगलते तीर निकलते थे। यह आम धनुषों से कहीं बेहतर था, इसे खास तौर पर संशोधित किया जाना चाहिए था। पीछा विफल होने के बाद वापस लौटे सैमोआ ने गार्ड की संख्या दोगुनी कर दी और अपनी रक्षा सीमा का विस्तार किया। छिपकर हमला थमने के कुछ ही देर बाद जो सैनिक अभी अभी अपनी सुरक्षा हटाकर सो गए थे, वे लगातार आती हुई गगनभेदी आवाज़ों से फिर से जाग गए। इस बार दुश्मन ने उड़ते हुए राक्षसी जानवरों पर आसमान से फेंके गए जादुई बमों का इस्तेमाल किया। चूंकि सामोर की सेना अस्थायी रूप से वहां तैनात थी, इसलिए उसके पास केवल मुख्य तंबू के पास ही सुरक्षात्मक जादू था। बाकी तंबू इस हवाई बम का सामना नहीं कर सके। दर्जनों विस्फोटक बमों के फटने के बाद हुए नुकसान को छोड़कर गगनभेदी आवाज ने सभी सैनिकों को फिर से भयभीत कर दिया। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह थी कि बम फेंकने वाले वे छुपे हुए हमलावर बहुत चालाक थे और पुण्य के लालची नहीं थे। उन्होंने एक बार बम फेंका और समोआ को पकड़ने का मौका दिए बिना ही राक्षसी जानवरों को लेकर भाग गए। इसके तुरंत बाद उत्पीड़न फिर से शुरू हो गया। सैनिकों को पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई, यहाँ तक कि समोआ की आंखें भी लाल थीं। वे छुपे हुए हमलावर न सिर्फ चालाक थे बल्कि निडर भी थे। हालांकि उनमें से एक समूह मारा गया था, फिर भी वे निडर होकर तरह तरह की घुसपैठ करते रहे। सैनिकों, मुझे पता है कि कल रात सबको ठीक से नींद नहीं आई। दुश्मन के तरीके बेहद घिनौने हैं, लेकिन साथ ही ये दुश्मन की कायरता को भी दर्शाते हैं। वे इस तरह की घटिया चाल से ही हमारे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करते हैं। समोआ कोई मामूली प्रतिभा का धनी नहीं था, क्योंकि वह एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर सकता था। उसने जोर से उनका हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुश्मन आगे मोडो शहर में है। डार्क मून के कमीनों को राजधानी की सबसे मजबूत सेना के गुस्से का स्वाद चखने दो। ये प्रोत्साहन अभी भी प्रभावी था। हालांकि सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे, फिर भी उनमें जबरदस्त लड़ाकू भावना थी। समोए के नेतृत्व में वे उत्सुकता से टाउन मोडो की ओर बढ़े। जैसा कि समोआ ने अनुमान लगाया था, रास्ते में कुछ उत्पीड़न और घात प्रतिघात हुए, लेकिन वे सेना के मार्च को रोक नहीं सके। जल्द ही सेना टाउन मोडो पहुंच गई। इस बार डार्क मून अपनी सेना को केंद्रित करने और टाउन मोडो में ही रहने का इरादा रखता हुआ प्रतीत हो रहा था। विशेष रूप से सक्रिय जादुई घेरे और रक्षात्मक सुविधाओं के कारण नेदर हाइड्रा लीजन को कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा। ये सब टाउन मोडो के पूर्व संचालक जोसेफ की बदौलत संभव हुआ, जो हमेशा गुप्त रूप से राजधानी में शरण लेता था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मृत्यु के बाद इन सावधानीपूर्वक प्रबंधित उपकरणों का इस्तेमाल राजधानी की सेना से निपटने के लिए किया जाएगा। नेदर हाइड्रा लीजन के सैनिक भी इसका सामना कर रहे हैं। भीषण हमलों के बीच जादुई घेरे और रक्षात्मक संरचनाएं एक एक करके ध्वस्त हो रही थीं। डार्क मून आर्मी अंततः टिक नहीं पाए और उन्हें टाउन मोडो से पूरी तरह खाली होना पड़ा। सैनिकों का उत्साह सुनकर सामोर, जिसने सफलतापूर्वक टाउन मोडो पर कब्जा कर लिया था, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने सैनिकों को टाउन मोडो के सभी बिंदुओं पर कब्जा करने का आदेश देते हुए ऑब्सीडियन को युद्ध की सूचना देने के लिए लोगों को भेजा, जो वास्तव में पुण्य कमाने के लिए था।
अगला कदम ब्लडमिस्ट वैली का समर्थन करना था। हालांकि जीत के बाद सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ था, लेकिन वे पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी थके हुए थे। उन्हें तुरंत आराम करना चाहिए। समूह का विचार यहाँ कुछ दिन आराम और तरोताज़ा होने का था। वह बलिदान की कीमत पर नेस्टा को बचाना नहीं चाहता था। इसके अलावा टाउन मोडो को पुनः प्राप्त करने का श्रेय भी उसे पहले ही मिल चुका था। यह एक महान योगदान के बराबर था जिससे सेना का मनोबल बढ़ा। इसलिए अगर वह उन्हें समय पर नहीं बचा पाया तो भी उसे दोष नहीं दिया जाएगा। दोनों लॉर्ड्स के साथ चर्चा करने के बाद समोआ ने समझौता कर लिया और सैनिकों को रक्षा के लिए टाउन मोडो में तैनात करने की व्यवस्था की, और उन्होंने रक्षात्मक टावरों के साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी मरम्मत की। आज रात हमें अच्छी नींद आनी चाहिए और कभी नहीं जागना।